नमस्कार। नेपाल में तख्ता पलट की साजिश के पीछे कौन है, इस पर खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बड़े पैमाने पर विद्रोह की आशंका के चलते नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं और नेपाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब आंदोलनकारी संसद में घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए आगजनी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली राष्ट्रपति के निजी घर में भी कब्जा कर लिया था। हालात बेकाबू होते देख काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, लेकिन नेपाल की सड़कों पर अभी भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। नेपाल में कयासबाजी का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली प्राइवेट प्लेन से दुबई भाग सकते हैं। वहीं नेपाल के पीएम सहित तमाम मंत्रियों और राष्ट्रपति ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। जेनजी आंदोलन की शुरुआत युवाओं के संगठन हामी नेपाल ने की और काठमांडू के बानेश्वर इलाके में प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो शुरू में इनकी संख्या 15 से 20 हजार के करीब थी, लेकिन आंदोलन के शुरू होते ही देखते यह सीमा 40-50 हजार को क्रॉस कर गई। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन और सरकारी करप्शन को लेकर यूथ सड़कों पर आ गया। इसमें स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट भी शामिल हो गए। आंदोलनकारी इस संसद में जब घुसने लगे तभी पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस दौरान तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा घायल हो गए। शुरू में लगा कि इस प्रोटेस्ट का ना तो कोई लीडर है ना ही कोई बड़ा चेहरा, लेकिन यह आंदोलन अचानक नहीं शुरू हुआ बल्कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए प्रशासन से बाकायदा इजाज़त ली गई। बाद में यह आंदोलन हिंसक हो गया। #स्टॉप करप्शन जेनजी नेपाल और वेकअप नेपाल का इस्तेमाल करके फेसबुक और बाकी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस आंदोलन की नींव रखी गई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुंचने में 35 साल के काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालेन शाह की फेसबुक पोस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई। ये आंदोलन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन इसमें यूथ के लिए जगह थी केवल। ये सोशल मीडिया बैन, सरकारी करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ रहा। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि भाई भतीजावाद या परिवारवाद के कारण फायदा हुआ उनको। जैसे यूथ का मानना है कि किसी का कैरियर में सफलता परिवारवाद के कारण नहीं बल्कि उसकी योग्यता के मुताबिक मिले, लेकिन साजिश के तार गहराई तक मिले। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों ने एनजीओ हामी नेपाल और काठमांडू के मेयर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। आंदोलनकारियों के नेताओं और काठमांडू के मेयर बालेन शाह के बीच कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। बालेन शाह को अभी नजरबंद कर लिया गया है। आंदोलन को काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अपना पूरा समर्थन दिया, जिसका मतलब है कि तख्ता पलट की साजिश को लोकतांत्रिक जामा पहनाने की कोशिश भी शामिल थी। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का काठमांडू के युवाओं में काफ़ी क्रेज रहा है। असल में बालेन शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, कल यानी 8 सितंबर की रैली से साफ तौर पर यह रैली जेनजी की है। मैं 28 साल से कम उम्र का नहीं हूँ, इसीलिए अब मैं उनकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूँ। मैं उनकी इच्छाओं, मकसद और सोच समझना चाहता हूँ। कल की इस रैली में कोई भी पार्टी लीडर या कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। उम्र के कारण मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट है। इस पोस्ट को 21,000 से ज़्यादा बार शेयर किया गया और 3.5 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने इस पर रिएक्ट किया। 36,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पर कमेंट किया। सभी कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रदर्शन में बुलाने की बात कही गई। आंदोलन को लेकर एक और सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें नेपाली यूथ ने काफ़ी वायरल किया। इस पोस्ट में लिखा गया कि ये हम सभी जेनजी का आंदोलन है। यहाँ किसी को लीडर नहीं बनाया जाता और कोई भी नेता बनने के लिए कोशिश न करे। सभी युवा नेता हैं, कोई भी मौके की तलाश में खुद को आगे दिखाने का काम ना करे। कोई एक्टर, नामी पर्सनालिटी, लीडर यहाँ तक
कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नेतृत्व करना चाहता है ना आए। अगर सच में सपोर्ट करना है तो यूथ के साथ लाइन में लग कर आए। ये किसी का प्रचार मंच नहीं है। ये आंदोलन हमारे भविष्य, हमारी आवाज, हमारी आन बान शान के लिए क्या है। कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं, बस शांतिपूर्ण आवाज उठानी है। जानकार बताते हैं कि मेयर बालेन की असल मंशा भापने में नेपाल की सरकार पूरी तरह नाकाम रही। 8 सितंबर को हुए हिंसक आंदोलन में 2 दिनों के भीतर ही यह पूरा घटनाक्रम हो गया। वहीं नेपाल के तमाम नेताओं ने हालात बेकाबू होते देखकर भीड़ के साथ अपने आप को कर लिया, लेकिन यह भी तरकीब काम नहीं आई। सरकारी नौकरियों में धांधली, भ्रष्टाचार के कारण देश के युवा पहले से ही नाराज हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर बैन पर अमेरिकी डीप स्टेट ने मौका तलाश लिया। बांग्लादेश और श्रीलंका में जो कुछ हुआ वैसे ही हालात नेपाल में भी पैदा कर दिए गए। सवाल है कि बालेन शाह कौन है जिसे अमेरिकी डीप स्टेट का मोहरा बताया जा रहा है। बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर, रैपर और काठमांडू का 15वां मेयर है, जिन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रचा। बालेन ने अपने कार्यकाल में काठमांडू में कई बड़े सुधार किए, जैसे सड़कों की सफाई, फुटपाथों पर पैदल यात्रियों के लिए साफ सुथरा बनाना, सरकारी स्कूलों की निगरानी को बेहतर करना और टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना। साल 2023 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें अपने टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वैश्विक मीडिया ने भी इनकी तारीफ की, जिसके बाद कयास लगाए गए कि बालेन शाह के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट काम करने लगा है। नेपाल में तमाम सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक की पोस्ट बालेन के समर्थन से हटे पड़े हैं, जिसमें लोग मेयर बालेन को इस्तीफा देकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। जेनजी अपनी टाइमलाइन पर फ्री बालेन अभी नहीं तो फिर कभी नहीं लिखकर उन्हें एक राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा दिखाने की गुजारिश कर रहे हैं। दरअसल इन सभी का मानना है कि नेपाल की 3 प्रमुख पारंपरिक पार्टियों के नेताओं ने देश को निराशा के गर्त में ढकेल दिया। आंदोलनकारी मानते हैं कि अब वह समय आ गया है कि बालेन जैसे युवा और ईमानदार नेता सामने आए और देश की तरक्की करके देश के विकास की राह खोले। तकरीबन 2 दर्जन प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री ओली ने अपना इस्तीफा नेपाल के राष्ट्रपति को सौंप दिया और नेपाल के राष्ट्रपति ने भी अब अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी नेपाल में पूरी तरह से अराजकता फैल चुकी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका नेपाल में चीन समर्थक सरकार को अस्थिर करने और अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस आंदोलन को हवा दे रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और विजय सरदाना जी, फॉरेन एक्सपर्ट। विजय जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें। वीएन झा साहब, पहला सवाल आप ही से। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद नेपाल के हालात कैसे हैं? अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ है, लेकिन अब वहाँ का प्रशासन कौन देखेगा? जी देखिए, अभी जो हालात हैं ये तो बहुत ही बुरे हैं और ये अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुका है, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुका है, तो आखिर राष्ट्र का कर्ता है कौन? क्या इसे उन जो प्रोटेस्टर्स हैं उसके हाथों में छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि उनके पास में कोई सत्ता नहीं है, उनकी कोई नेतृत्व नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन बताया था। तो आगे क्या होगा? नहीं, बालेन शाह उनका नेता है, एक बात अब कंफर्म हो चुकी है और अब उसको भी नजरबंद कर लिया गया है। जी बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से उनका नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अभी सामने में नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले सके। देखिए, नेपाल की जो स्थिति है 2008 से बहुत रैपिडली नीचे गुजरी है। जब से शाह का वहां पे निधन हुआ था, जब से उनको एलिमिनेट किया गया था, वहां से मोनार्की खत्म की गई थी, उसके बाद एक लोगों के सामने में एक
थी कि जो संविधान वहाँ का होगा, उस संविधान में असल रूप से जो वहाँ के नागरिक हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की अराजकता की भेंट चढ़ चुका है नेपाल। विजय सरदाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार। अगर किसी देश में राष्ट्रपति ना हो, प्रधानमंत्री ना हो, पूरी कैबिनेट भंग हो चुकी हो लगभग, अब ऐसी स्थिति में वहां का प्रशासन कौन देखेगा? क्या सेना देखेगी या वहां की पुलिस प्रशासन? जी देखिए, स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति होते तो वो कुछ आदेश देते और केयर टेकर गवर्नमेंट बन सकती थी। लेकिन अब केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनने के आसार नहीं है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है तो उनके पास अब अथॉरिटी नहीं रही है। ऐसी स्थिति के अंदर वैक्यूम में एक ही रास्ता समझ में आता है, वो है सेना का हस्तक्षेप। और सेना का हस्तक्षेप अब वहां पे दो काम करेगा। एक तो लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा ताकि अराजकता ना फैले, दंगे ना हो, लोगों की जान माल की रक्षा हो। और दूसरी तरफ हो सकता है कि एक ऑपोजिशन पार्टी या सारे पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग बुला के केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने का प्रयास हो, ये जिसके लिए प्रदर्शनकारी नहीं तैयार हैं। विजय सरदाना जी, गुस्साए युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा है। वित्त मंत्री विष्णु पैडोल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा है। एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को भी उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। ये लोग अपने घर को छोड़कर भाग चुके हैं, सेना की मदद से सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस समय सरकार की प्रशासन को देखेगा, अगर करता भी है ऐसी कोशिश तो युवा उसको नकार देंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं झा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाहता था, देखिए उनके संविधान कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो वहां का भी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके पास में ये क्षमता है, मतलब लीगल अथॉरिटी उनके पास में है कि या तो स्वयं या किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को वहां का केयर टेकर करें जब तक कि अगला चुनाव नहीं होता है। तो ये चीज है, लेकिन ये भी याद रखें कि जिस तरह से सेना आज के दिन में वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में खेल रही है, वो आज से नहीं, 1998 से वहां की जो सेना है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में खेल रही है। वहां पे चाइनीज मिलिट्री के जो वहां प्रशिक्षण होती है वो जाके चाइना में होती है। नेपालीज मिलिट्री की जो प्रशिक्षण होती है, खास करके सीनियर ऑफिसर्स की प्रशिक्षण, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी करती है। तो ये एक शक है लोगों के मन में कि कहीं ये नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उसमें पूरी तरीके 100% सही है। और ऑफिशियल तौर पे 200 कम्युनिस्ट पार्टी के, नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चीन में गए, वहां ट्रेनिंग लिए शी जिनपिंग की विचारधारा को समझने के लिए। यह तो खुली किताब की तरीके से साफ है। लेकिन दिक्कत बस इतनी है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगाया गया था, अगर मुद्दा यही है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अभी अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लग रहा है विजय सरदाना जी कि राजशाही की वापसी ही एकमात्र हल है। आपको क्या लग रहा है? जी मुझे नहीं लगता। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा दो लेवल पे। जी, एक तो ये है कि एक तो जोश में जब हालात होते हैं, प्रदर्शन होता है, उस समय एक माहौल अलग होता है। लेकिन अब अगर देश की जनता को ये लग रहा है कि सब तरफ अराजकता है और इसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो समाज के अंदर एक चिंतन जरूर शुरू होता है। हालांकि कुछ उपद्रवी रहेंगे, लेकिन सेना की भूमिका इंपॉर्टेंट होगी और सेनाध्यक्ष हो सकता है कि चीफ जस्टिस के साथ बात करके कोई इंटरिम मेजर तैयार करे, क्योंकि वो संवैधानिक भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं विजय सरदाना जी आप। लेकिन अब फैसला दो लोगों के हाथों में है। उसमें एक सेना दिख रही है, दूसरा युवा दिख रहे हैं। युवाओं का साफ कहना है कि बालेन्द्र शाह ही अब नेपाल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो सकते हैं। इसी तरह की भूमिका को स्वीकार करेंगे। उसके अलावा किसी नेता को या उसके प्रशासन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति भारत के लिए कितनी ऑकवर्ड होगी, कितनी समर्थन में होगी? जी विजय सरदाना जी।
देखिए, भारत के बॉर्डर्स पे अगर कहीं पे भी उथल पुथल होता है ये उचित नहीं है। और जहां तक बात है नेपाल की, हमने देखा काफी समय तक वहां पे चीन की तरफ से दखलंदाजी हुई, बॉर्डर का इश्यू हुआ, जो जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो स्थिति हुई, वहां विदेशी शक्तियों ने अपना पैर जमाया। ये स्थिति अब नेपाल में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है विजय सरदाना जी। बालेन्द्र शाह ने 2022-23 में ही कह दिया था हिमाचल बंगाल के हिस्से भी नेपाल के हिस्से हैं, जिसके बाद से भारत में काफी बवाल हुआ। उन्होंने जब आदि पुरुष नाम की एक फिल्म रिलीज हुई तो उसमें उन्होंने विद्रोह किया और कहा, विरोध किया, और उन्होंने कहा कि सीता माता नेपाल की बेटी थी, न कि भारत की। ऐसी स्थिति में भारत विरोधी छवि उनकी जग जाहिर है। और बालेन्द्र शाह की जो अभी तक उपस्थिति रही है वो असल में कम्युनिस्ट पार्टी के ही नजरिए से बढ़ती रही है, हालांकि वो कट्टर कम्युनिस्ट पार्टियों का विरोधी रहे हैं। और अब जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ है कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है वही इनको अब रेगुलराइज करेगा। विजय जी, देखिए, मैं कहा ना कि ऑपोजिशन में जब आप सत्ता में नहीं होते हो आपके पास बहुत सारी आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं, जिम्मेवारियां सामने आती हैं, तब इस तरह की बातें बदल जाती हैं। तो एक ऑपोजिशन लीडर क्या बोलता है जब वो सत्ता में आता है, उसकी विचारधारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है, उनके कहने से तो भारत का नक्शा बदलेगा नहीं। और अगर उनको भारत के साथ रहना है, ध्यान रखिएगा नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री है, इतना आसान नहीं है कि वो भारत के साथ दुश्मनी लें या अराजकता फैलाएं और फिर वहां सस्टेन कर सकें, क्योंकि बहुत तेजी से लोगों के विचार बदलते हैं। अगर लगता है कि कल ये मेयर जो आज हैं बालेन, ये अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो इनको भी जनता उखाड़ फेंकेगी। तो अभी आज जो हम कह रहे हैं वो पूरी परिस्थितियां अलग हैं। आने वाले दिनों में बहुत तेजी से स्थितियां बदलेंगी। जैसे ही बालेन को मान लीजिए रोल मिलता है जी, उसके बाद उनकी विचारधारा कैसे बदलेगी, उससे वहां की जनता कैसे उसको इंटरप्रेट करेगी, बहुत कुछ बदलना। यानी अभी देखो और इंतजार करो वाली रणनीति पर हमें देखना होगा। बिल्कुल। झा साहब, आपसे एक मात्र सवाल यही है कि क्या आप इसे मानते हैं कि नेपाल में जो घटना हुई वह स्वतः स्फूर्त थी या नेपाल अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो गया? बिल्कुल, नेपाल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार आज से नहीं और बहुत दिनों से है। देखिए, मैं अररिया का रहने वाला हूं और मेरे गांव से नेपाल का बॉर्डर सिर्फ 6 किलोमीटर है और मेरे बहुत सारे संबंधी नेपाल में रहते हैं। तो मैं जानता हूं कि नेपाल में पिछले लगभग 3 दशकों से किस तरह की अशांति रही है। वहां पर अशांति है, कोई दो राय नहीं है। और आप आज से लगभग 6 महीना पहले चलिए, जब वहां पे एक छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ था कि हम मोनार्क को, हम वहां के जो राजा थे उसको हम वापस बहाली चाहते हैं, इसकी एक मूवमेंट शुरू हुई थी जी, लेकिन उसको दबा दिया गया था। तो वो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में 1+1 जो होता है वो 2 नहीं होता है, आप उसको 11 या 111 भी आप उसको आंक सकते हैं। तो ये जो चिंगारी है ये काफी दिनों से है। अब ये जो शाह जो वहां पे जो आपने कहा था कि मेयर वहां के हैं, वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है और जनता उनके साथ में नहीं है। वहां की जितने युवा है, आपको मैंने अपने डाटा के साथ बताया है, वहां लोग मांग कर रहे हैं बालेन्द्र शाह के ऊपर। जो जांच कमेटी एक दिन पहले गठित की गई थी नेपाल सरकार की ओर से, उसमें इनको दोषी मानते हुए इनको नज़रबंद कर लिया गया था आज। लेकिन हालात बेकाबू देखते हुए नेपाल की सेना ने राष्ट्रपति को भी और प्रधानमंत्री को आगाह कर दिया कि आप लोग पद छोड़ दीजिए, नहीं तो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिसके बाद से हालात बदले। मुझे लगता है विजय सरदाना जी कि अब जो रणनीति बन रही है सत्ता के लिए, उसमें राजशाही का अहम रोल होगा, बालेन्द्र शाह का भी अहम रोल होगा और सेना भी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। आपको लगता है कि वास्तव में अब नेपाल से लोकतंत्र शाही खत्म हो रही है? जी देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक आंदोलन से या युवाओं की भीड़ से ये कहना कि बालेन्द्र शाह को सत्ता दे दी जाए, ऐसे मूवमेंट दुनिया में बहुत सारे देशों में हुए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। हमेशा एक लीडर ऐसा दिखता है, लेकिन
जब आप राष्ट्र की चुनौतियों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, तो आने वाले समय में बालेन अपनी जेब से तो देश चलाएंगे नहीं, उनको पूरा मंत्रिमंडल चाहिए। वो लोग कहां से लाएंगे? कहना बड़ा आसान है कि इनको आप पीएम बना दीजिए, बाकी जो सब सिस्टम है, डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, अधिकारी हैं, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? फिर फॉरेन बेहद अहम बात कर रहा है विजय सरदाना जी, इसीलिए मैंने जो रणनीति बोली, जिसपे अभी काम चल रहा है, नेपाल के सूत्र बता रहे हैं, उनका कहना है कि इनकी जो अनुभवहीनता है उसको सहारा केवल राजशाही दे सकता है, जिसकी सेना में भी साख है, पुलिस प्रशासन में भी साख है, और अब जनता भी उसकी मांग कर रही थी, जिसके जरिए बालेन शाह अपने आप को किसी भी कीमत पे साबित करने में मौका ढूंढ लेंगे। वह मौका कितना लंबा होगा यह देखने वाली बात होगी। वीएन झा साहब, इस तरह की रणनीति को आपको लगता है कि जमीनी स्तर पे हकीकत बनेगी या केवल कयासबाजी ही है? जी देखिए, हम लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपने इंडियन इंटरेस्ट के बारे में पूछा, इंडिया का बकायदा इसमें इंटरेस्ट है, कोई दो राय नहीं है। आज के दिन में जो आप पूरा का पूरा हमारा इंडो नेपलिस जो लाइन ऑफ इंटरनेशनल लाइन है, इसके ऊपर में काफी सरकार जो है वो ध्यान रखे हुए है, वो बात अलग है। लेकिन अभी जब हम लोग नेपाल की बात करते हैं तो देखिए, ये जो कोई शाह होगा या कोई होगा, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। वहां की कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए वहां पे चुनाव होना जरूरी है, एक केयर टेकर वहां पे होगा, और वो भी होगा तो वो भले ही। झा साहब, आपकी बात में ही जवाब है। जिस तरीके से बांग्लादेश में केयर टेकर गवर्नमेंट ही चल रही है और सरकार के सलाहकार के नाम पे काम कर रहे हैं बांग्लादेश के जो तथाकथित राष्ट्रपति कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, जो भी है, ऐसे ही हालात नेपाल में भी बन चुके हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट या एडवाइजर बना के रख दिया जाए, राष्ट्रपति की ताकतें मिल जाए उनको, प्रधानमंत्री की ताकतें मिल जाए, क्या दिक्कत है? जी हाँ, देखिए, एक अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान में जो हेर फेर हुआ था, वहां पे एक बहुत बड़ा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन पीछे था। बांग्लादेश की बात हो रही है जी, वो आज भी है, लेकिन वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस नेपाल में नहीं है। नेपाल में ये प्योरली जो वहाँ की प्रजातंत्र है, वहाँ की जो जनता है, उसका ये मूवमेंट है। बेशक उसको किसी ने हवा दी हुई है और जरूर उसको हवा दी हुई है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये वहाँ के स्टूडेंट का है। और हम जानते हैं, हमारे वहाँ पे लोग रहते हैं, हमें वहाँ की पता है कि ये जो है ये मूवमेंट अपने आप में एक अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसको बाकी केयर टेकर आने वाले दिनों में वो बनाया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की वहां की जिम्मेदारी होगी कि अगला इलेक्शन जितनी जल्दी करा सके वो कराए। लेकिन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और वो इफ्स एंड बट्स है वहां पे। आज के दिनों में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां की है, वो काफी एक डीप रूटेड ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे हैं। आज के दिन में वहां की जो कम्युनिस्ट है वो हमारे भारत जैसा कम्युनिस्ट नहीं है कि आप उसको एक तरफ में देख रहे हैं कि केरला में उसका शासन है और बंगाल से उखड़ गया, ऐसा नहीं है वहां पे। लेकिन झा साहब, जो जमीनी हकीकत है, जितने भी कम्युनिस्ट के बड़े नेता हैं घर छोड़ के भाग चुके हैं, प्रचंड के घर पे हमला हो रहा है, आग लगा दी जा रही, जितने कम्युनिस्ट नेता है वह हेलीकॉप्टर में बैठ के सुरक्षित जगहों पे जा रहे हैं। विजय सरदाना जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट भी अपनी साख खो चुकी है, युवाओं का भरोसा खो चुकी है, चूंकि उसी के आदेश पे यह बैन लगाया गया था। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेने लगी तो क्या आंदोलनकारी शांत बैठेंगे? जी, जो अभी भी सड़कों पे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है। अगर आप ऑर्डर को समझे, आपकी पार्लियामेंट ने एक कानून, विजय सरदाना जी, ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है, न सरकार की गलती थी, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि अमेरिकी डीप स्टेट का जो रोल था उससे पार पाने में ये लोग नाकाम रहे हैं। अब अगर नाकाम रहे हैं तो इनकी अपनी साख बनी हुई है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हम एक इवेंट से लेकर पूरे इंस्टीट्यूशन को नहीं डिस्टेबलाइज कर सकते, हमें थोड़ी डिटेल में लॉजिकल बात करनी पड़ेगी। जी, जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां का कानून था उसके आधार पे कहा कि अगर कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कानून का उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, संविधान भी यही बोलेगा और पार्लियामेंट या कोर्ट भी यही बोलेगा। उसमें कहीं कोई गलती नहीं थी। जो आंदोलन शुरू हुआ यूथ का, आपको इस डायमेंशन को अलग ढंग से समझना होगा। ठीक है, ये बात सही है कि बहुत सारे यूथ सोशल मीडिया ओरिएंटेड है, वो एक फ्रस्ट्रेशन था, और जो अब निकल के आया है पॉलिटिकल सिस्टम में बेरोजगारी और इकोनॉमी को लेकर, वहां फ्रस्ट्रेशन है।
लेकिन जब हम बात कर रहे हैं देश चलाने की, तो एक आदमी बालेन को लेकर हम कहें कि ये अल्टरनेट है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इसकी कोई पार्टी नहीं है। विजय सरदाना जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन दिखाने के लिए ही सही कोई एक तो नेता होगा जिसको अगर राजशाही भी आ जाती है तो कोई एक तो आदमी होगा, कोई एक नेता होगा जिसको स्वीकार किया जा सके आज के मौजूदा हालात में। इसीलिए बालेन शाह का नाम लिया जा रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि अभी बहुत जल्दी, हम इतनी जल्दी ना चलाएं। हमें अभी ये सीखना है कि वहां पे भी समझदार लोग हैं, वहां भी ऐसे लोग हैं जो देश को बचाना चाहते होंगे। जैसे मैंने कहा कि आर्मी की जिम्मेवारी है, न्यायाधीश वहां अभी हैं, और भी सभ्य लोग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पूरे नेपाल में एक बालेन ही होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसपे जनता भरोसा कर सकती है, जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, मैच्योर होंगे, जिन पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अब उनकी बात कौन सुनेगा, ये देखने वाली बात होगी विजय जी। और समय की कमी के कारण इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।